गुड इवनिंग बच्चों, कैसे भाई सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों का यूनिट 5 चल रहा था और यूनिट 5 में मैंने कहा था कि स्पीड एंड वेलोसिटी है। स्पीड एंड वेलोसिटी में अभी तक आपने क्या पढ़ लिया बच्चों? मैंने काइनेमैटिक्स का लेक्चर कंप्लीट कर दिया। मुझे लगता है कि लगभग 5 घंटे के आसपास मैंने काइनेमैटिक्स पूरा पढ़ाया है। एक छोटा सा छोटा पॉइंट भी आपको क्लियर किया है, चाहे वो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट वगैरह भी क्यों ना हो। अब इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों? अब हम लोगों को पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये स्पीड एंड वेलोसिटी का ही एक पार्ट होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी का ही एक पार्ट होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बच्चों। और याद रखिएगा, ये जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इसमें न्यूटन के ढेर सारे जो नियम हैं वो सब पढ़ने होंगे, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। संवेग, आवेग, ये सब पढ़ना है। तो आज हम इस यूनिट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, जब भी कभी हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो याद रखना, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, सबसे पहली जो हेडिंग आती है, वो आपको हेडिंग समझनी होती है कि भाई फोर्स क्या है, बल क्या है। बिना बल के हम नहीं समझ सकते, ठीक है। तो जब भी कभी हम लोग बात बल की करते हैं कि भाई बताइए बल क्या है, तो आपको सीधा सीधा एक बात बोलनी है कि सर देखो, जब भी कभी हम बल को पढ़ते हैं, फोर्स पढ़ते हैं, है ना, आप देखो हर जगह कुछ ना कुछ फोर्स काम कर रहा है। मैं मार्कर को पकड़े हूं, मैं भी एक फोर्स के साथ पकड़े हूं। आप यहां पर जमीन में खड़े हो, तब भी एक फोर्स है। तो बल की बात करते हैं कि बल कितने तरह के होते हैं, तो कहना सर बल देखो 2 तरह के होते हैं, उनमें से एक बल को बोला जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा फोर्स होता है बच्चों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। याद रखना, बल हमारे 2 तरह के होते हैं, उनमें से एक को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरे को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? हिंदी में कॉन्टैक्ट फोर्स को बोलते हैं संपर्क बल, यानी ऐसा बल जो संपर्क में आने पर ही काम करता है, जिसको बोलते हैं संपर्क बल। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को बोलते हैं असंपर्क बल। ध्यान से सुनिएगा, असंपर्क बल। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, यानी एक ऐसा फोर्स जब 2 वस्तुएं जब आप कॉन्टैक्ट में आएगी, संपर्क में आएगी, तभी काम करेगा, वही हमारा संपर्क बल है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स, वो तब काम करता है कि जब वस्तु कोई दूरी पर हो। जैसे कि आप देखिए, 2 चार्ज अगर दूरी पर रखे हुए हैं, एक प्लस और एक माइनस, इनके बीच में बल काम करता है ना। कौन सा बल काम करता है? कहना वैद्युत बल। तो आप कह सकते हैं कि वैद्युत बल एक प्रकार का असंपर्क बल होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है बच्चों, क्योंकि ये दूरी पर काम करता है। बात करते हैं चुंबक की। आपको पता है कि चुंबक में भी दूर से लोहे को आकर्षित करने की क्षमता होती है ना। तो जो चुंबकीय बल है वो भी सर एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स भी एक कैसा फोर्स होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, क्योंकि 2 चुंबक अगर दूर रखे हो तब भी उनके बीच बल काम करता है। सेम तरीके से जो नाभिकीय बल होता है, नाभिकीय बल में भी सेम यही सिचुएशन होती है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, नाभिकीय बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, नाभिकीय बल हो गया। तो ये सारे के सारे कह सकते हो गुरुत्वाकर्षण, ये सारे के सारे कह सकते हो कैसे फोर्स होते हैं सर? ये सारे के सारे हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, असंपर्क बल होते हैं। वैद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे बल तब काम करते हैं जब दूरी 0 नहीं होती। हाँ, जब दूरी 0 नहीं होती तब भी काम करते। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए दूरी r का मान 0 नहीं होता। आप सीधा कहिए, अगर दूरी r का मान 0 नहीं होता मेरे भाई, तो दूरी इन तीनों बलों में, ध्यान रखना, इन तीनों बलों में जो फोर्स का मान होता है ना, वो दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फोर्स का मान दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप कोई भी फॉर्मूला देखो, वैद्युत बल का फॉर्मूला देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। चुंबकीय बल का फॉर्मूला देखिए, μ0/4 पाई IdL/R स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला देखिए, Gm1 M2 बटे R स्क्वायर। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की खूबी क्या है कि इसमें लगने वाला बल हमेशा ध्यान रखना उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये तीनों बलों के लिए खास बात है। अब आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स में। सर कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये होता है कि जब 2 वस्तुएं आपस में जुड़ी हुई हो, स्पर्श करे, तभी वो बल काम करे। स्पर्श करने पर जो बल काम करता है उसी को बोला जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका सर एग्जाम्पल क्या है? तो बच्चों, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल होता है घर्षण बल। देखो, घर्षण बल क्या होता है? देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने कहा मेरे हाथ
और इस बोल्ट के बीच कितना घर्षण है, मेरा हाथ इतना दूर है। कहना मजाक कर रहे हो सर, कोई घर्षण नहीं है। क्यों घर्षण नहीं है? क्योंकि जब तक आपका हाथ इस बोल्ट से जाके नहीं चिपकेगा घर्षण नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? तो घर्षण बल के लिए चिपटना जरूरी है। उसी तरीके से तनाव बल, उसी तरीके से तनाव बल, तनाव बल के लिए दो वस्तुओं का आपस में जुड़ना जरूरी होता है। सर ये हमारे कैसे फोर्स होते हैं? सर ये हमारे कांटेक्ट फोर्स होते हैं। ध्यान रखना इन सबको क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कांटेक्ट फोर्स हो या नॉन कांटेक्ट फोर्स हो, ये हमारे बल के प्रकार होते हैं। अब बारी आगे आ जाती है कि अगर बल की डेफिनेशन की बात करते हैं, भाई बल की डेफिनेशन क्या है सर? अभी तो आपने बल के प्रकार बता दिए, बल की परिभाषा क्या है? तो बल की परिभाषा को समझने के लिए आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक ये ऑब्जेक्ट बनाते दिखाया, ये कोई वस्तु है, आप इसको वस्तु बोल दीजिए, ये आप इसे पिंड बोल दीजिए, बॉडी बोल दीजिए, ये कोई बॉडी है। अगर ये बॉडी मान लीजिए पहले स्थिर अवस्था में है, ध्यान से सुनना, ये बॉडी पहले किसी अवस्था में, स्थिर अवस्था में है ना। अब आप बताइए अगर ये बॉडी स्थिर अवस्था में है और मैं इस पर एक बल लगा दूं, मैं इस पर क्या लगा दूं? एक बल लगा दूं, तो आप मुझे बताइए बल लगाने से बात क्या होगा? ये मोशन में आ सकती है और या फिर आ भी जाए। समझिए बात को। अगर इसी के अपोजिट में मैंने एक दूसरी वस्तु ले ली, इसी के अपोजिट में मैंने दूसरी वस्तु ले ली, सर ये वाली वस्तु पहले से ही मोशन में है, सर ये वाली वस्तु पहले से ही कहां है? मोशन में है, यानी गति में है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें वस्तु बल लगा दूं, F बल लगा दूं, तो हो सकता है कि इसकी जो गति पहले थी वो रुक जाए। समझिए बात को। तो अगर आप गौर से देखिए तो कहीं पर यह बल किसी वस्तु की गति को बढ़ा रहा है या फिर कभी किसी वस्तु की गति को रोक रहा है। ठीक है, और एक और बल का काम हो सकता है बच्चों, एक और बल का काम हो सकता है, कई बार बल किसी वस्तु का आकार बिगाड़ देता है। जैसे कि मैं इसमें बल लगा दूं दोनों तरफ से F न्यूटन का, अगर मैं दोनों तरफ से इसमें F न्यूटन का बल लगा दूं बच्चों, तो ये इसके आकार को बिगाड़ कर इसकी लंबाई बढ़ा सकता है, यानी यहां पर इसके आकार को विरूपित करता है। विरूपित करने का मतलब डिफॉर्म करता है, आकार को आकार में विरूपण लाता है। तो बच्चों ये तीनों के तीनों काम हमारे बल के होते हैं, है ना। वही परिभाषा है। परिभाषा ये होती है कि बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तित करता है, स्थिति को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की चेष्टा करता है ना। तो परिवर्तित करेगा स्थिति, यानी मोशन को गति, स्थिर को गति करेगा या फिर गति को स्थिर करेगा, और कई बार आकार भी बदलने की कोशिश करता है बच्चों। तो ये तीनों के तीनों काम किसके होते हैं? बल के। फोर एज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट चेंज और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की स्थिति को बदलने का प्रयास करता है, सर उसी बाह्य कारक को क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, फिर जैसे तुमने ये बल पढ़ा, बल की परिभाषा पढ़ी कि भाई बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में या तो गति ला सकता है या तो गति करती हुई वस्तु को स्थिर कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो बच्चों यहां से पता चलता है कि बल एक्सटर्नल फैक्टर होता है, बाह्य कारक होता है। फिर आपको बल का मात्रक जरूर पता होना चाहिए कि बल, आप पहले बताओ बल सदिश राशि के अदिश, सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा। तो जब भी कभी फोर्स के बारे में पूछा जाए कि बताइए बल कैसी राशि है, तो कहना सर देखो बल मेरे पास एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि। बल कैसी राशि होती है? सदिश। सर इसमें दिशा भी होगी, परिमाण भी होगा, सब चीज होगी। तो अगर मैं बल को रिप्रेजेंट करूं तो बल को हमेशा एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे वेक्टर फॉर्म में। ये है हमारा बल, ये क्या बल? तो बल को हमेशा एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और मैं आपको बता दूं ये जो वेक्टर एरो होता है, ये एरो, सर इस एरो का जो हेड है, इसको बोलते हैं हेड। एरो का जो हेड है ये बल की दिशा बताता है। एरो का हेड बल की क्या बताता है? दिशा। मान लीजिए हेड बता रहा है कि उधर साइड बल लगा हुआ है ना। और एरो की जो लंबाई है, एरो की जो लंबाई है, सर ये क्या बताता है? सर ये इसका बताता है परिमाण। ये क्या बताता है? सर ये बताता है इसका परिमाण। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड। तो बल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ध्यान रखना इसकी लंबाई, एरो की लंबाई उसका परिमाण बताती है, हेड क्या बताता है? दिशा बताता है। क्लियर इतना? उसके बाद आपको एक बात और पूछी जाती है बच्चों कि भाई ये बताओ बल का एमकेएस मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, और बच्चों बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तीनों यूनिट निकालना बड़ा जरूरी है।
और तीनों यूनिट आपको याद भी होनी चाहिए बच्चों। चलिए पूछा जाए, हाँ देखो, अगर मैं बोलो बल का एसआई एमटीएस मात्रक क्या है, तो याद रखना बल का एमटीएस मात्रक होता है किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स टीजीएफ। अब ये टीजीएफ का मतलब वो नहीं वहां चले आओ टीजीएफ में, नहीं, टीजीएफ मतलब किलोग्राम फोर्स। एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और बल का सीजीएस मात्रक की बात करते हैं तो याद रखना बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। लेकिन ये जो एसआई मात्रक न्यूटन है ना, इसको खोलना भी आना चाहिए। बल का एसआई मात्रक जो न्यूटन होता है इसका मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बल का जो सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक, इसमें डाइन की जगह पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन डाइन इनके मान क्या होते हैं, न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाइन का मतलब होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैं भी आपको क्लियर भी करूंगा थोड़ी देर में, ऐसा नहीं है। अब इन तीनों में आपस में रिलेशन भी होता है बच्चों, मैं बताता हूं एक एक करके रिलेशन, कॉपी में नोट डाउन करना। जैसे कि तुमसे पूछा जाएगा कि कहीं पर किलोग्राम फोर्स लिखाओ, तो 1 किलोग्राम फोर्स में कितना न्यूटन होता है, तो याद रखना 1 किलोग्राम फोर्स में 9.81 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम फोर्स में कितना न्यूटन, 9.81। और 1 न्यूटन में कितना डाइन, 1 न्यूटन में कितना डाइन। तो याद रखना बच्चों, अगर मुझे न्यूटन को डाइन बदलना हो, न्यूटन को डाइन बनाना हो, तो कहना किलोग्राम को ग्राम बना लो सर 10⁻3, मीटर को सेंटीमीटर बना लो सर 10⁻2, 10⁻3 और 10⁻2 सर 10⁻5 डाइन हो जाएगा। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, कहना 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है। ये तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को ये रिलेशन भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो बल के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी कि बल होते कितने प्रकार के हैं ये बताया, फिर बल की परिभाषा क्या है ये बताया, बल क्या क्या कर सकता है ये मैंने बताया। ठीक है, अब मेन यहां से पता क्या शुरू हो जाता है बच्चों, अब यहां से शुरू हो जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन की इक्वेशन वो हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ ली थी, लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमें मेन बल के बारे में पढ़ना होता है, मोशन का अध्ययन करना पड़ता है, मोशन का रीजन क्या है ना। तो जब आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, और न्यूटन एक काफी फेमस साइंटिस्ट थे, मैं आपको पहले बता दूं, इनका पूरा नाम था आइजैक, सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन ये काफी फेमस व्यक्ति थे, इनकी एक पुस्तक भी चलती थी, इनकी पुस्तक का नाम था मैथमेटिक प्रिंसिपिया। कॉपी में कभी एग्जाम में पूछा जाए तो बता देना, मैथमेटिक प्रिंसिपिया। वैसे न्यूटन की जब भी कभी बात की जाती है तो ऐसा एक रूमर भी है, पता नहीं कितनी सच्चाई है भगवान जाने। अब देखो न्यूटन एक ऐसे साइंटिस्ट थे मेरे दोस्त जिनका नाम हर जगह है, हर जगह। आप देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन ये भी न्यूटन ने दी थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां न्यूटन ना हो। मतलब इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने वाले सिर्फ 80 साइंटिस्ट है न्यूटन। तो कई बार आपको यह भी पढ़ने को मिलेगा कि न्यूटन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो दूसरों की इन्वेंशन को खरीद लेते थे। भगवान जाने इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हमें क्या करना है, हमारे एग्जाम में न्यूटन चच्चा बहुत पूछे जाते हैं, तो हम इन लोग चच्चा ही कहते हैं। ये एक्चुअली में होते हैं ना मोहल्ले में एक चच्चा, हाँ ये वही वाले चच्चा है, हर जगह आपको मिलते रहेंगे घूम फिर कर, इनका कोई काम ही नहीं है। चलो देखो, तो न्यूटन ने गति के विषय में 3 नियम दिए थे, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। अब मैं पहला नियम आपको डिफाइन करता हूं कि भाई न्यूटन का पहला नियम क्या था। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा कि न्यूटन के पहले नियम से क्या क्या पता चलता है। तो ध्यान रखना, न्यूटन का जो पहला नियम होता है इससे बल की परिभाषा पता चलती है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो सबसे पहला पॉइंट यही पूछा जाएगा कि बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये किस नियम से डिफाइंड होती है, न्यूटन के पहले नियम से। न्यूटन के पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मैं बता रहा हूं भी क्या होता है न्यूटन का पहला नियम, बस आप 1 मिनट वो क्वेश्चन सुन लीजिए जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। न्यूटन के पहले नियम को हम लोग किसका नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। बच्चों जड़त्व भी 2 तरह से डिफाइंड होता है, एक होता है स्थिरता का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व। अरे एक किसका जड़त्व होता है, कहना एक जड़त्व होता है सर स्थिरता का जड़त्व, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
मैं सब देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देता हूं, इसलिए कॉपी में लिख लिया करिए। स्थिरता जड़त्व और दूसरा होता है बच्चों गतिटा जड़त्व, दूसरा होता है गतिटा जड़त्व। फिर जब एक परिभाषा या एक छोटा सा पॉइंट पूछा जाता है कि आप मुझे बताओ सर ये जड़त्व क्या है, तो सिर्फ कुछ नहीं कहना, इतना सा कह देना कि सर देखो जो जड़त्व होता है ना वो कहीं ना कहीं उसका बस द्रव्यमान होता है। जड़त्व का सीधा सा परिभाषा होती है द्रव्यमान, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं आपको जड़त्व की डेफिनेशन भी बोल देता हूं, एक बार सुनिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसके रेखीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है। अच्छा, रेखीय गति में परिवर्तन विरोध होता है उसे जड़त्व कहते हैं, और घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध होता है उसे जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसके रेखीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है ना। इतनी बातें समझ में आ रही। अब मैं आपको न्यूटन का पहला नियम बताता हूं कि न्यूटन का पहला नियम है क्या। बच्चों, न्यूटन के पहले नियम में यह बोला गया था कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह इसकी परिभाषा थी, यह इसकी परिभाषा थी कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, और अगर वह गति की अवस्था में है तो गति करते रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी आपने अगर बाह्य बल लगाया तभी आप उसकी गति को रोक सकते हो और तभी आप उसकी स्थिर अवस्था को गति में कर सकते हो, है ना। तो जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है, अब इसी पर डिफाइंड हो जाता है तुम्हारा ये दो एग्जाम्पल। दोनों एग्जाम्पल से आप सारी चीजें समझ जाओगे। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल में देखिए, इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, एक हमारे पास ये कागज का टुकड़ा, आप इसे कागज ना बोलिए, आप इसे दफ्ती बोल दीजिए, है, या कोई प्लेट बोल दीजिए। सर ये दफ्ती है या कोई प्लेट मान लीजिए, इस प्लेट के नीचे ग्लास है, ग्लास में पानी भरा है, ऊपर सिक्का है। तो होता क्या है कि सिक्का, प्लेट सब स्थिर अवस्था में, सब के सब स्थिर अवस्था में। लेकिन दोस्त मेरे, जैसी मैं इसे अचानक से धक्का दे दूंगा तो पता है क्या होगा, सर ये दफ्ती, ये प्लेट तो आगे चली जाएगी, लेकिन सिक्का अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, यानी अपने जड़त्व को बनाए रखने के लिए दफ्ती के साथ आगे नहीं जाता, इसी ग्लास में नीचे गिर जाता है, या फिर हो सकता है स्थिर अवस्था में रहे। ठीक है, अगर स्थिर अवस्था में रहने मतलब ग्लास ना होता, कोई प्लेट होती तो सिक्का रखा रहता और वहां से वो हट जाता। ठीक है, ये हट जाता। कई बार आपने ऐसा जादूगरी में भी देखा होगा कि यहां पर ढेर सारा खाना लग देते, खाना, ग्लास नहीं होगा, नीचे वो होगी मेज, मेज के ऊपर एक चादर, चादर के ऊपर खाना, और अचानक से चादर खींच देते, खाना हटता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी ये जो सिक्का है ये अपने जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में है, हटा ही नहीं। बच्चों ध्यान रखना, इसे बोला जाता है स्थिरता का जड़त्व। इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा स्थिरता का जड़त्व। मेरे कहने का अर्थ बस इतना सा है कि जब भी कभी कोई वस्तु शुरुआती अवस्था में जिस कंडीशन में उसे वैसा जड़त्व का नाम दे दूं। जैसे कि ये सिक्का पहले स्थिर था, पहले स्थिर था इसलिए इसको बोला जा रहा है स्थिरता का जड़त्व। बाद में मोशन में लाने की कोशिश की लेकिन आया नहीं, है ना, इसे बोला जा रहा है स्थिर। इसे देखिए, ये रामलाल, इस लड़के का नाम है रामलाल। ओके, तो ये जो रामलाल है ये साइकिल से चलता चला जा रहा था, चलता चला जा रहा था, और अचानक से देखिए एक रोड़ा आ जाने की वजह से ये गिर गया आगे की ओर, वो पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर। अभी सोची थी आगे की ओर क्यों गिरा, पीछे क्यों नहीं गिरा। तो बच्चों जब ये साइकिल से चलाता चला जा रहा था, जैसे ये रोड़ा आया तो साइकिल तो रुक गई, लेकिन ये चलाता चला जा रहा था, चलाता चला जा रहा था, अचानक से रोड़ा आया, साइकिल रुक गई, लेकिन गति तो बंदे के पास थी, रामलाल के पास गति थी ना। रामलाल अपनी गति की वजह से आगे की ओर हवा में देखिए उड़ गया, है ना। तो रामलाल पहले गति में था, शुरुआती अवस्था में रामलाल गति की अवस्था में था, साइकिल अचानक से रुक गई, रामलाल गति की अवस्था में होने की वजह से रामलाल उड़ गया, उड़ गया। तो बताइए ये इस एग्जाम्पल को क्या बोला जाएगा, सर इस एग्जाम्पल को बोला जाएगा गति का जड़त्व। याद रखिएगा, इस एग्जाम्पल को बोला जाएगा गति का जड़त्व। समझिए,
तो आप समझ पाए ना, स्थिरता के जड़त्व और गति के जड़त्व में बहुत अंतर होता है। कई बार क्या होता है, तुम्हें देखो दो तरह से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक बस चल रही थी, बस वाले ने ब्रेक लगाया, आपका शरीर आगे चला गया, बताइए ये न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का पहला नियम, ये सबको पता है बच्चों को। लेकिन आगे यही क्वेश्चन आ गया कि बताइए यह कौन सा जड़त्व है? आंसर आ गया गति का जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व। तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो चीज शुरुआत में हो, अगर शुरुआत में ऑब्जेक्ट स्थिर है तो स्थिरता का जड़त्व बोलिए, अगर शुरुआत में ऑब्जेक्ट चल रहा है तो गति का जड़त्व बोलिए। अभी और भी एग्जाम्पल है मेरे पास, ऐसा नहीं, जैसे कि ये देखिए, ये क्या है सर? चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर झुक जाना। बताइए, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाया जाए, यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं ना। तो बस चल रही थी, यात्री चल रहे थे, तो ये एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा। बोला जाएगा कौन सा जड़त्व है? कह देना गति का जड़त्व है सर, ये गति का जड़त्व है। समझिए, रुकी हुई गाड़ी, अब गाड़ी रुकी हुई है, अचानक चलने पर यात्री का पीछे चले जाना। गाड़ी वाले ने अचानक गाड़ी चला ली, आपका शरीर पीछे चले जाता है। लेकिन शुरुआत में तो गाड़ी रुकी हुई थी सर, शुरुआत में गाड़ी रुकी हुई थी, इसे बोला जाएगा स्थिरता का जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व। पेड़ हिलाने पर फल और फूल का नीचे गिरना। बच्चों, होता क्या है कि जब पेड़ एकदम स्थिर अवस्था में था तो फल और फूल भी स्थिर अवस्था में थे, लेकिन तुमने जोर से एक पकड़ के हिला दिया, तो पहले तो स्थिर अवस्था में थे, तुम्हारे हिलाने के बाद जो है ना वो गति में आना चाहते हैं, लेकिन आने का विरोध करेंगे है। तो पहले स्थिर अवस्था में थे, पेड़ हिलाने पर फल और फूल का नीचे का गिरना, ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? कहना पेड़ और फल पहले स्थिर अवस्था में थे, और पहले स्थिर अवस्था में थे इसीलिए इसे बोला जाएगा स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, तो कहां पर गति का जड़त्व बोलना है बच्चों, कहां पर स्थिर का जड़त्व बोलना है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ध्यान रखना, जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम होता है, और इसी नियम से बताइए हमें क्या पता चलता है? कहना इसी नियम से हमें पता चलता है बल की परिभाषा। आगे बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी। आगे बढ़िए नेक्स्ट स्लाइड। आपके सामने सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, अब ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने समझ लिया, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा समझिए क्या होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बोला जाता है कि जो भाई संवेग परिवर्तन की दर होती है वो किसके बराबर होती है? सर, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। पहले मैं आपको बता दूं मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है, इस बात को पहले समझो। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, और आपको ये बात पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, तो मेरे दोस्त यहां पर मैंने इस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान m मान लिया। कितना मान लिया? m। अगर इसकी कोई निश्चित वेलोसिटी v है, कोई निश्चित वेलोसिटी v है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका मोमेंटम कितना होगा। तो याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है p, उसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या बोला गया? न्यूटन के सेकंड लॉ में ये बोला गया कि संवेग परिवर्तन की जो दर है, दैट मींस dp अपॉन dt जो है वो किसके बराबर होती है? तो वो तुम्हारा बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है। जो भी बाहर से बल लगेगा सर, बाह्य बल के बराबर होगी संवेग परिवर्तन की दर। dp अपॉन dt शुड बी इक्वल टू f एक्सटर्नल। ठीक है, अब बात ध्यान से सुनना। सर, यहां पर आपने बोल दिया कि संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर है। अब यहीं से देखो दो चांस आ जाते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूला रख के खोल दूं या केस नंबर 1 बता दूं। सर, केस नंबर 1 क्या होता है? केस 1, केस 1 का मतलब ये होता है कि सर जब द्रव्यमान कांस्टेंट हो, जब द्रव्यमान कांस्टेंट हो, मान लीजिए कोई भी मोशन ऐसा हो रहा है जिसमें द्रव्यमान कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। और केस नंबर 2, तो बच्चों केस नंबर 2 ऐसा होता है कि जिसमें क्या चीज कांस्टेंट होनी चाहिए? सर, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या? वेलोसिटी। तो केस नंबर 1 में मैंने द्रव्यमान को कांस्टेंट माना, केस नंबर 2 में वेलोसिटी को कांस्टेंट माना। चलो अब ध्यान सुनो, P बराबर m इंटू वी लगाया, P बराबर m इंटू वी लगाया, तो यहां देखो अगर m मेरा कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाएगा, तो बच्चों एक्सटर्नल फोर्स का एक फॉर्मूला आ जाएगा, m कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो m इंटू और अंदर क्या बचेगा? dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt क्या होता है? a होता है। तो याद रखना, जब तुम्हारा द्रव्यमान कांस्टेंट होता है तो एक्सटर्नल बल का फॉर्मूला F बराबर m इंटू ए होता है। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाने के बाद वेलोसिटी बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा? वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी बाहर आएगा तो अंदर हो जाएगा dm अपॉन dt, अंदर क्या बचेगा dm अपॉन dt। तो कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला उस समय लगाना है जब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो दोनों फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला फॉर्मूला m इंटू ए, दूसरा फॉर्मूला v इंटू dm अपॉन dt। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब द्रव्यमान कांस्टेंट हो। सर ये फॉर्मूला तब लगाना है जब तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट हो, द्रव्यमान बदल रहा हो, ठीक है। अच्छा, इसका कई बार जनरल फॉर्मूला होता है। अगर मैं पूछूं कि जनरल फॉर्मूला बताइए क्या है, जनरल फॉर्मूला बताइए न्यूटन सेकेंड लॉ का क्या होता है, तो कहना जनरल फॉर्मूला बड़ा ही आसान है बच्चों। जनरल फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि जब दोनों में से कोई भी चीज कांस्टेंट ना हो। जब दोनों में से कोई कांस्टेंट नहीं होता तो बच्चों एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है d अपॉन डी टी, और p की जगह पे क्या हो जाएगा m इंटू वी, ये हो जाएगा। अब m तुम्हारा बाहर, dv अपॉन dt। देखो डिफरेंशिएशन करना है मुझे, और जब भी कभी दोनों पैरामीटर हमारे वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल यानी कांस्टेंट नहीं होते, तो उनको कैसे डिफरेंशिएशन कराया जाता है, तो कहना उनका डिफरेंशिएशन कराते समय पहले द्रव्यमान को कांस्टेंट मानकर वेलोसिटी का आउटलाइन कराइए, dv अपॉन dt लीजिए, फिर वेलोसिटी को कांस्टेंट मानकर द्रव्यमान का आउटलाइन कराइए यानी dm अपॉन dt लीजिए। ये भी तुम्हारा न्यूटन सेकेंड लॉ है, ये भी तुम्हारा न्यूटन का क्या बच्चों सेकेंड लॉ है, ये भी न्यूटन का सेकेंड लॉ है ना। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के सारे रूप हैं। आप लोग क्या करते हो कि सिर्फ एक ही रूप पढ़ते हो, जिसकी वजह से कई बार सवाल गलत हो जाता है जब स्टैंडर्ड लेवल का बनता है। ये भी एक रूप होता है और बच्चों ये भी एक रूप होता है, दोनों रूप होते हैं, तीनों रूप होते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से, है ना। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्वेश्चन क्या बनता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्वेश्चन ये बनेगा कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से किसकी वैल्यू पता चलती है, तो कह देना बल का मान पता चलता है। देखो न्यूटन का प्रथम नियम बल की परिभाषा बता रहा था, न्यूटन का सेकेंड नियम बल का मान बता रहा है ना। तो बल का मान बताने के लिए न्यूटन का सेकेंड नियम है। अब एक बात ध्यान रखना, देखो पहली कंडीशन, मैं एक स्पेशल केस बताता हूं, बस स्पेशल केस सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। सर स्पेशल केस सुनिए, बहुत ध्यान सुनना। सर स्पेशल केस ये है कि मान लीजिए केस नंबर 1 मैं आपको कह रहा हूं, कई बार स्टेटमेंट में ये सवाल आ जाता है कि सर वेलोसिटी मान लीजिए कांस्टेंट है, किसी पिंड की वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है ना, और m तुम्हारा बदल रहा है, m तुम्हारा बदल रहा है, m वेरी कर रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट है और m तुम्हारा क्या कर रहा है बच्चों वेरी कर रहा है। तो आप मुझे बताइए वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहां इसका मतलब एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन 0 है, तुमने ये वाला फॉर्मूला लगा के फोर्स को 0 कर दिया, नहीं, m तो बदल रहा है ना, तो m बदल रहा है तो dm अपॉन dt तो होगा ना, और dm अपॉन dt होने की वजह से आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं होगा। बताइए, तो ज्यादातर बच्चों को पता क्या समझ में आता है, ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि अगर किसी जगह पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमेशा उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा और हमेशा फोर्स भी 0 होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन द्रव्यमान बार बार बदल रहा हो, और द्रव्यमान बदल रहा है तब भी फोर्स आता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि फोर्स आने के पीछे दो रीजन होते हैं, या तो कह सकते हो कि द्रव्यमान बदल जाए और या फिर वेलोसिटी बदल जाए, वेलोसिटी बदल जाए या फिर द्रव्यमान बदल जाए, दोनों में से कोई भी एक चीज बदल रही है सर फोर्स आएगा। ठीक है, तो हर बार यही वाला फॉर्मूला सही नहीं होता, कई बार ये वाला फॉर्मूला भी आपको यूज करना पड़ेगा, कई बार ये वाला फॉर्मूला भी। बस याद रखिए कि हाँ ये भी एक फॉर्मूला होता है। अब जैसे कि यही वाला केस देख लो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0, तो ज्यादातर लोग कह देते फोर्स 0, नहीं, द्रव्यमान देखिए पहले, द्रव्यमान बदल रहा है नहीं बदल रहा, अगर द्रव्यमान बदल रहा है तो फोर्स 0 नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्स आने के लिए दो चीजें बदलनी चाहिए, या तो द्रव्यमान बदल जाए और या फिर वेलोसिटी बदल जाए, दोनों में से कोई भी एक चीज बदल रही है तब भी फोर्स आएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये तुम्हारा न्यूटन का सेकंड लॉ था। अब बच्चों आ जाता है न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम। थोड़ा ध्यान से समझना न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कायदे में देखिएगा। न्यूटन के थर्ड लॉ को डिफाइन करने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने ये आपका ऑब्जेक्ट लिखा, ये ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने इस ऑब्जेक्ट के एक धरातल पे, एक जमीन पे, एक फर्श पे रख दिया। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई पिंड है, और आपको पता है अगर ये वस्तु है या कोई पिंड है तो इस पर नीचे की ओर कौन सा फोर्स काम करेगा, कहना नीचे की ओर सर देखो इसका भार काम करेगा, दैट इज कॉल्ड माई mg। और ऊपर की ओर क्या काम करेगा सर, ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स काम करेगा r।
तो एक बात मैं बता दूं, यहां पर दो बॉडी हैं, दो बॉडी में से पहली बॉडी हमारी क्या हो रही सर, पहली बॉडी ये हो रही, दूसरी बॉडी सरफेस हो रही है ना। तो न्यूटन के थर्ड लॉ में ये बोला गया था कि प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध में आपको प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध में आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। अब देखो, जैसे कि ये हमारा पिंड है, इस पिंड ने सरफेस पे कितना भार लगाया, mg। तो अगर भार mg लगाया है तो इस mg को हम लोग अपनी तरफ से एक्शन बोल सकते हो, हिंदी मीडियम वाले क्रिया लिख लेना, क्रिया है ना, एक्शन। जिसकी वजह से सरफेस ने इस पिंड पर ऊपर की ओर एक आर दे दिया, ऊपर की ओर एक आर दे दिया। तो बताइए इस आर को किस नाम से जानते हैं, तो इस आर को बोला जाएगा बच्चों, ये क्या हो गया, रिएक्शन। तो ये तुम्हारा एक्शन हो गया, आर रिएक्शन, नीचे एक्शन ऊपर रिएक्शन, है ना। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मान में बराबर भी होते हैं। ये आर और mg आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो ये लाइन पूछी भी जाती है तुमसे कि क्रिया और प्रतिक्रिया आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और ध्यान रखना, एक दूसरे से कह सकते हो कि 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, अलग अलग बॉडी पे काम करते हैं। जैसे कि mg बॉडी नंबर 1 पे काम कर रहेगा, रिएक्शन ये सरफेस पे काम करेगा, ठीक है। अब यही बात इन्होंने लिखी है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया मिलती है, और ये क्रिया प्रतिक्रिया आपस में मान में बराबर होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं और अलग अलग पिंड पर कार्य करते हैं। सर इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जितने भी ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें एक चीज आगे जा रही हो तो दूसरी चीज पीछे चली जाए, एक चीज आगे जा रही हो तो दूसरी चीज पीछे चली जाए, वो सारे के सारे एग्जाम्पल किस पर काम करते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करते हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल। जैसे कि रॉकेट का उड़ना। अब आप मुझे बताइए, अगर ये रॉकेट उड़ रहा है, थोड़ा गौर से देखिए, ये रॉकेट उड़ रहा है, तो रॉकेट देखो धुआं पीछे साइड निकल रहा है बहुत तेजी के साथ, तो रॉकेट कहां जा रहा है, सर रॉकेट आगे साइड उड़ रहा है। तो धुआं पीछे साइड निकला, रॉकेट आगे साइड उड़ा, तो रॉकेट का उड़ना बताइए किसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, सर ये एग्जाम्पल हो जाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ, है ना। उसके अलावा गोली चलने पर बंदूक का पीछे जाना। अब आप बताओ, जब भी कभी गोली चलती है, मान लीजिए ये तुम्हारी बंदूक हो गई और बंदूक का ये रहा ट्रिगर, ये रहा ट्रिगर, और जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हो तो बंदूक से निकलती है गोली, तो गोली देखिए आगे की ओर बढ़ती है, तो बंदूक कहां की ओर जाती है, सर पीछे की ओर जाती है ना। तो एक चीज आगे की ओर जाए सर, दूसरी चीज पीछे की ओर जाए, सर वो न्यूटन का थर्ड लॉ है। ये नाव का पानी में चलना। आप देखिए, जब भी कभी नाव पानी में चलती है, आप देखो नाव पानी चलती है ना, तो वो जो चलाने वाला नैया होता है, खैया बोलते नहीं क्या बोलते हैं, जो भी है, जो नाव को खेपता है, तो वो पानी को ऐसे पीछे की ओर फेंकता है, तो नाव आगे बढ़ती है। इसके अलावा ये वाला एग्जाम्पल भी देखिए, इसमें क्या है सर, इसमें एक लड़का जो है नाव में खड़े होकर आगे की ओर कूद रहा है, तो ये तुम्हारा एक्शन, तो नाव पीछे चली जाती है, रिएक्शन। तो जब भी कभी आपके सामने ऐसा कोई भी डायग्राम दिखाई दे जिसमें एक चीज आगे जा रही हो तो दूसरी चीज पीछे चली जाए, सर वो न्यूटन का कौन सा नियम है, थर्ड लॉ है। एक चीज और मैं बता दूं, न्यूटन के थर्ड लॉ की खास बात क्या है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ किस संरक्षण पे काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ये आपको कॉपी में और नोट डाउन करना है। न्यूटन का थर्ड लॉ संवेग संरक्षण पे काम करता है। दैट मींस ये जितने भी तुमने एग्जांपल अभी अभी बताए सब, चाहे वो रॉकेट का उड़ना हो, गोली चलने पर बंदूक का पीछे जाना, नाव पर पानी का चलना, ये जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे के सारे एग्जाम्पल एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं, और वो कॉन्सेप्ट का नाम है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। बच्चों, तो संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है ना, वो कहीं ना कहीं कह सकते हो आगे की ओर संवेग बराबर पीछे की ओर संवेग, मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे, है ना। तो वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। तो यहां से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया सर, यहां से हम लोगों ने न्यूटन के तीनों नियम देख लिए कि भाई न्यूटन के तीनों नियम क्या होते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना, पहला नियम का एग्जाम्पल, थर्ड नियम का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नियम में तो आपको बल की बल का मान पता चला। देखो पहला नियम जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो पहले नियम से क्या पता चला था सर, पहले नियम से बल की परिभाषा पता चली थी, दूसरे नियम से बल का मान पता चले था, और तीसरे नियम से पूछा जाए कि तीसरे नियम से क्या पता चलता है, तो कहना तीसरे नियम से बल की दिशा पता चलती है। तो बल की दिशा बताइए किस नियम से पता चलती है, कह देना न्यूटन के थर्ड लॉ से, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया। आगे बढ़ते हैं।
अब इसी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। बच्चों जब हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ लेते हैं, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है कि कुछ और भी एग्जाम्पल है जो न्यूटन के नियम पे काम करते हैं, उससे रिलेटेड हमें बातें और समझनी पड़ेगी। तो आप लोग कॉपी में अगली हेडिंग डालेंगे, लिफ्ट में पिंड का भार यानी वेट इन लिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वेट इन लिफ्ट क्या होता है। तो बच्चों जब भी कभी वेट इन लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है तो मैं पहले बता दूं, इसमें मैंने देखो 4 डायग्राम बनाए। आप इसको अपनी तरफ से कोई पिंड बोलिए, सर ये मेरा कोई बॉडी है, ये मेरी कोई बॉडी है, और आप मुझे बताइए इस बॉडी पर इस वस्तु का जो भार होगा mg वो कहां की ओर काम करेगा, नीचे। रिएक्शन फोर्स कहां काम करेगी, ऊपर, पता है ना। सेम तरीके से आप इसमें भी बोलिए, सर इसमें भी देखो mg हमारा नीचे की ओर काम करेगा, रिएक्शन फोर्स r ऊपर, देख लीजिए। सर यहां पर भी बताइए mg कहां की ओर काम करेगा, सर mg नीचे की ओर और रिएक्शन फोर्स r ऊपर की ओर, ये देखिए। सर यहां पर भी mg कहां की ओर काम करेगा, सर ये mg नीचे की ओर काम करेगा और रिएक्शन फोर्स r ऊपर की ओर काम करेगा। क्लियर है ना। तो आप मुझे बताइए कि इन सारे कंडीशन में कैसे हम लिफ्ट का भार निकालेंगे। और ये लिफ्ट है, ये क्या है, लिफ्ट की सतह है, आप इसको लिफ्ट मान के चलिए, ये क्या है, लिफ्ट है ना। तो पहला वाला डायग्राम देखिए, पहले वाले डायग्राम में मान लीजिए लिफ्ट पूरी तरह से स्थिर है। पहले वाले डायग्राम में लिफ्ट पूरी तरह से कैसी बच्चों, स्थिर। तो जब भी कभी लिफ्ट पूरी तरह से स्थिर होती है तो लिफ्ट स्थिर है मतलब कोई मोशन नहीं है, ना आगे ना पीछे, है ना। तो इसका मतलब पता है क्या है, ऊपर की ओर जो रिएक्शन फोर्स होगा और नीचे की ओर जो mg होगा वो बराबर होगा। ऊपर की ओर जो रिएक्शन फोर्स होगा, नीचे की ओर जो mg होगा सर वो बराबर होगा, ऐसा बोला जा सकता है ना। मैं एक बात और बता दूं, ये जो mg है ना नीचे की ओर, ये वास्तविक भार है, और ऊपर जो रिएक्शन आ जाता है ना, ऊपर जो रिएक्शन आ जाता है सर ये आभासी भार होता है। कौन सा भार, आभासी भार। तो अगर नीचे की ओर mg का मतलब हो गया वास्तविक भार, सर ये वास्तविक भार है, और नीचे की ओर r मतलब आभासी भार। तो आप कह सकते हो ना कि अगर पूरी तरह से लिफ्ट स्थिर है, पूरी तरह से लिफ्ट स्थिर है, तो आभासी भार और वास्तविक भार आपस में बराबर होते हैं। आभासी भार और वास्तविक भार आपस में कैसे होते हैं सर, बराबर होते हैं यदि लिफ्ट पूरी तरह से स्थिर है। ये देखिए, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस इतना सोचिए कि अच्छा सर लिफ्ट स्थिर है, लिफ्ट कहीं जा नहीं रही, इसका मतलब वास्तविक भार आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा। अरे इसमें कुछ ज्यादा कोई सोचना ही नहीं है, ये वही वैल्यू देगा जो आपके भार की होगी। फिर अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाने लगे, मान लीजिए लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है या फिर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है, अब बताइए सर आभासी भार और वास्तविक भार में क्या संबंध होगा। तो कहना अगर लिफ्ट सर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, मान लीजिए ऊपर जाने वाला केस सॉल्व कराते थे, ऊपर जाने वाला। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, बहुत ध्यान से सुनना, तो आप मुझे बताइए ऊपर जाते समय r और mg में से कौन बड़ा होगा, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो r और mg में से r बड़ा होगा, r और mg में से r बड़ा होगा। इसलिए हम लोग पता क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले मैं बता दूं, हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। और वो फॉर्मूला क्या है सर, वो फॉर्मूला है नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलेरेशन। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने भाई, न्यूटन का सेकेंड लॉ यही तो कह रहा था कि सर जो भी हमारा नेट फोर्स होगा वो मास इंटू एक्सेलेरेशन होगा। नेट फोर्स मास इंटू क्या होगा, एक्सेलेरेशन। तो हम लोग यहाँ अप्लाई कर देना और मान लेते हैं कि लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। तो ऊपर जा रही है तो r और mg में से किसे बड़ा मानोगे, सोचते देखिए। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो r और mg में से किसे बड़ा मानोगे, r को। इसलिए मैंने नेट फोर्स निकालने के लिए r माइनस mg किया। कितना किया, r माइनस mg बराबर m इंटू ए, m इंटू ए की जगह हमारा एक्सेलेरेशन a आ गया। बट आप मुझे बताइए अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दोस्त मेरे, तो एक्सेलेरेशन a का मान कितना हो जाएगा सर, 0। तो आप कह सकते हैं कि नेट फोर्स r माइनस mg इक्वल टू m इंटू 0, और 0 का मतलब ये हुआ कि इस बार भी r बराबर mg आ गया। इस बार भी सर r बराबर mg आ गया, इसका मतलब इस बार भी सर आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा। इस बार भी आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा, समझो। तो आप ऐसा कह सकते हैं सर कि जब भी कभी लिफ्ट स्थिर अवस्था में थी
या लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आए, दोनों कंडीशन में ए जीरो होगा। यही रीजन है लिफ्ट के स्थिर होने पर या लिफ्ट के कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाने पर या नीचे आने पर आभासी भार mg वास्तविक भार के बराबर होता है, यानी r बराबर mg होता है। अब ये दोनों कंडीशन सबको पता नहीं रहती, सब लोग क्या करते हैं, बस ये दो कंडीशन पढ़ते हैं। लेकिन कई बार प्रश्न में एक छोटी सी लाइन बोल देता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और ऊपर जा रही है, फिर भी लड़के कह देते हैं कि अच्छा ऊपर जा रही है इसलिए वजन कम हो जाएगा, r को कम कर देते हैं, mg को ज्यादा कर देते हैं। नहीं, प्रश्न को पढ़ लेना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो r और mg में से कोई बड़ा नहीं होगा, r बराबर mg होगा। इसके बाद बताइए सर, मान लीजिए अब लिफ्ट जो है एक्सेलेरेशन के साथ ऊपर जा रही है, त्वरण के साथ ऊपर जा रही है। अब त्वरण के साथ ऊपर जाने का मतलब होता है कि लिफ्ट में वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, ऐसे ही बोला जाएगा ना। तो बच्चों त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो इस बार कैसे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो कहना इस बार फिर से नेट फोर्स बराबर m इंटू ए लगाइए सर। अगर त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो आप कह सकते हैं कि r माइनस एम जी, ये हमारा नेट फोर्स हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रही है r माइनस एम जी। अगर ऊपर जा रही है तो आप इसे क्या बोलेंगे सर, इसे बोला जाएगा r माइनस एम जी। ये देखो, अब आप बताओ अगर ऊपर जा रही है तो इसलिए r में से mg को घटा दिया, मास इंटू एक्सेलेरेशन m इंटू ए। मेरे दोस्त यहां से r बराबर निकाला जाए तो mg उधर भेजकर कॉमन भी ले लीजिए तो 1 प्लस ए बटे जी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी फॉर्म में याद रखना है ना। तो जब भी कभी लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो याद रखिएगा ऊपर की ओर जाने में r बराबर mg ब्रैकेट में 1 प्लस ए बटे जी होता है, 1 प्लस ए बटे जी। साफ साफ पता चल रहा है, बीच में प्लस लगा है इसलिए r और mg में से कौन बड़ा होगा, कहना r बड़ा होगा mg से, r बड़ा होगा mg से, बीच में प्लस लगा है। इसका मतलब आभासी भार क्या होगा, कहना आभासी भार वास्तविक भार से ज्यादा होगा। सर आभासी भार वास्तविक भार से ज्यादा होगा ये, ओके। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी लिफ्ट एक एक्सेलेरेशन के साथ कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। जब भी कभी लिफ्ट एक्सेलेरेशन के साथ ऊपर की ओर जाएगी तो याद रखिएगा r का मान mg से ज्यादा होगा, r का मान mg से ज्यादा होगा, आपको अपना भार ज्यादा महसूस होगा, है ना। चलिए मान लीजिए इस बार ये अलग केस आ जाए, इसमें लिफ्ट एक्सेलेरेशन के साथ कहां आ रही है, नीचे आ रही है। अच्छा एक्सेलेरेशन के साथ नीचे आ रही है तो बच्चों नीचे आ रही है, त्वरण के साथ नीचे आ रही है, तो बताइए इस बार नीचे आते समय आप r और mg में से किसे ज्यादा मानोगे, कहना अगर त्वरण के साथ नीचे आ रही है तो बच्चों r और mg में से mg को हम लोग ज्यादा मानेंगे, किसे ज्यादा मानेंगे, mg को। तो हम कह सकते हैं कि r और mg में से सर इस बार mg को ज्यादा माना जाएगा, इसीलिए mg माइनस r किया, है ना, तो लिफ्ट नीचे आ रही है। आप फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाते दे सकते, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो mg ज्यादा होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। मास इंटू एक्सेलेरेशन, और फाइनली मैं आपसे पूछूं r बराबर कितना हो जाना चाहिए, r बराबर हो जाएगा mg ब्रैकेट में 1 माइनस ए बाई जी, ये हो जाएगा। तो यहां देखिए माइनस लग गया, और माइनस लग गया इसका मतलब इस बार आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा। सर इस बार जो आभासी भार है वो वास्तविक भार से देखो क्या होगा, कम होगा, आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर किस किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। जब लिफ्ट एक्सेलेरेशन के साथ ऊपर जाएगी, जब लिफ्ट एक्सेलेरेशन के साथ ऊपर जाएगी तो हमेशा r mg से बड़ा होगा, यानी आपको अपना भार ज्यादा महसूस होता है। आप कभी झूला झूलिए तो झूला झूलने में देखिए झूला कई बार ऊपर की ओर जाता है, झूला कई बार नीचे की ओर आता है। झूला जब ऊपर की ओर जाता है तो अपना भार ज्यादा महसूस करता है, वस्तु का भार ज्यादा, यानी आप अपना भार ज्यादा महसूस करते हो, r mg से बड़ा होता है। तो आप ऐसे याद करो, आपको पता है जब झूला झूल लिए कभी तो झूला एक बार ऊपर की ओर जाएगा, झूला एक बार नीचे की ओर आएगा। आपको पता है आपको डर कब लगता है, तो बच्चों आपको डर जो है नीचे आते समय लगता है। ऐसा पता क्यों होता है, जब आदमी नीचे की ओर आता है झूला में ना तो उसका भार कम हो जाता है, और भार कम हो जाने से उसको ऐसा लगता है कि कहीं वो हल्का तो नहीं हो रहा, कहीं उड़ तो नहीं जा रहा है। तो नीचे आते समय हमेशा उसका भार हल्का हो जाता है, ऊपर जाते समय भारी, इसलिए ऊपर जाते समय प्लस, नीचे आते समय माइनस। ओके, तो आप लोगों को ये सारा का सारा केस एकदम याद होना चाहिए बच्चों, ओके। और ये वाला केस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है ना सबसे ज्यादा चीजें पूछी जाती है। अब दूसरी बात सुनिए,
इन दोनों कंडीशन में मैंने ए को क्या लेके चला हूं सर, ए को मैं लेके चला हूं त्वरण, एक्सेलेरेशन, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, समझो। अगर धोखे से ए हमारा त्वरण नहीं होता, सवाल में कह देता ए मंदन है, रिटार्डेशन है, और अगर ए रिटार्डेशन हो गया तो ए का मान प्लस नहीं माइनस, तो माइनस रख दो यहां पर, तो देख लो यहां माइनस आ जाएगा, यानी ऊपर जाते समय त्वरण हुआ तो आभासी भार ज्यादा हो जाएगा, और मंदन हुआ ऊपर जाते समय तो आभासी भार कम भी हो जाएगा, क्योंकि यहां माइनस आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर बार 1 + a/g लगाना तो है, लेकिन ये भी चेक कर लेना कि ए तुम्हारा त्वरण है कि मंदन है। त्वरण है तो एज इट इज लगाइए, मंदन है तो आपको ए की जगह -a रखना पड़ेगा, तो ये वाला फॉर्मूला माइनस में, ये वाला फॉर्मूला प्लस में, तो फिर चेंज भी हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। समझे कि नहीं समझे? ओके, तो ये हमारे 4 फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। अब इसी पर देखिए मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी लिया है ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। सवाल देखिए क्या है, 60 किलोग्राम द्रव्यमान नीचे उतरती लिफ्ट पर रखा गया है, ठीक है। लिफ्ट पहले 3 मीटर/सेकंड के त्वरण से गति करती है, फिर नियत वेग से गति करती है, अंत में 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर के मंदन से गति करती है। सवाल को पहले समझो, सवाल क्या है? सवाल ये है कि पहली वाली कंडीशन में लिफ्ट जो है वो 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करती है, ध्यान से सुनना, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में नियत वेलोसिटी से गति करती है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों। और तीसरी कंडीशन में बताइए क्या है, 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर के मंदन से गति करती है, यानी -3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अरे समझो, फिर क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक स्थिति में लिफ्ट द्वारा वस्तु पर आरोपित प्रतिक्रिया बल बताइए। प्रतिक्रिया बल का मतलब ये हुआ कि वो जो रिएक्शन फोर्स आप आर निकालते थे ना सर, वही चाहिए। तो पहली वाली कंडीशन में बताइए लिफ्ट नीचे उतर रही है ना, नीचे उतर रही है, देखिए R = mg ब्रैकेट में 1 - a/g लगाना पड़ेगा पहली वाली कंडीशन में, क्योंकि नीचे आते समय माइनस। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो R = mg, और बच्चों ये वाली कंडीशन में भी नीचे उतरते समय mg ब्रैकेट में 1 - a/g। हालांकि ए का मान वैसे ही हम लोग -3 यहां रख देंगे, है ना। चलो, तो आप मुझे बताइए द्रव्यमान कितना है? सर द्रव्यमान है 60 किलोग्राम, जी की वैल्यू नहीं दी गई तो आप एक काम करो, जी की वैल्यू को 10 मान लो। अगर जी की वैल्यू नहीं दी गई तो जी की वैल्यू को कितना मान लीजिए, 10 मान लीजिए। तो आप मुझे बताइए आर दूसरी वाली कंडीशन में 60 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10, तो बताइए दूसरी कंडीशन में प्रतिक्रिया बल कितना आ गया? सर 600 न्यूटन आ गया। पहली वाली कंडीशन में निकाली है mg 60 × 10 1 - a/g। सर ए का मान कितना है? ए का मान 3, जी की वैल्यू 10। तो आप मुझे बताइए ये 600, 10 से 10 कैंसिल कर दो, 6 × 7 = 42, 420। देख लो यहां पर प्रतिक्रिया बल 420 न्यूटन आ गया। अरे देखिए ना, घट गया नीचे आते समय। सर यहां बताइए, यहां पर नीचे आते समय देखो मंदन कह दिया है तो ए की जगह -3 रखना पड़ेगा बच्चों, और द्रव्यमान तुम्हारा 60, जी की वैल्यू 10, और जैसे ही -3 रखेंगे तो ये +3/10 हो जाएगा। तो फाइनली 10 से 10 कैंसिल, और 13 × 6 = 78, यानी 780 न्यूटन ये तुम्हारा रिएक्शन फोर्स इस कंडीशन में गया। तो तीनों कंडीशन में देखो हमने बड़े आराम से रिएक्शन फोर्स निकाल के बता दिया कि रिएक्शन फोर्स क्या होगा, एकदम आसानी से, है ना। तो चीजें आपको लगानी बस आनी चाहिए। और ये रिएक्शन फोर्स एक्चुअली में इसका कौन सा भार है? आभासी भार है, ठीक है। तो बच्चों यहां से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 1 खत्म हो जाता है, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कुछ बेसिक बातें बताई, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे इसका लेक्चर नंबर 2। थैंक यू वेरी मच।